कहते हैं कि जब पानी गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, तो उसको हिलाते नहीं हैं, मिलाते नहीं हैं, पानी को शांत छोड़ देते हैं। कुछ समय के लिए जब पानी को हम शांत छोड़ देते हैं, तो पानी की जो गंदगी है, वो धीरे-धीरे नीचे बैठ जाती है और ऊपर साफ पानी आ जाता है। इसी तरह जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, संघर्ष होते हैं, बेचैनी होती है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है शांत रहने की। जब हम शांत रहकर जो है उस समस्या का समाधान ढूँढते हैं, तो यकीन मानिए कोई न कोई समाधान ज़रूर निकल के आता है। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे आय का चक्रीय प्रवाह को समझेंगे कि आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड कलर लेते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में तीन क्रियाएं कभी नहीं रुकती। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में तीन क्रियाएं कभी नहीं रुकती। पहली जो क्रिया है उत्पादन, दूसरी जो क्रिया है वह है आय, या हम कह सकते हैं आय का सृजन, और जो तीसरी क्रिया है वह हमारा व्यय है। क्या है? व्यय। अर्थव्यवस्था की ये तीन गतिविधियां ऐसी होती हैं, ये तीन क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कभी नहीं रुकती। कौन कौन सी? उत्पादन, आय और व्यय। और इसके बिना हम जो किसी भी अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर ये तीन क्रियाएं हैं तो अर्थव्यवस्था है, नहीं तो अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। कोई भी अर्थव्यवस्था हो, ये तीन क्रियाएं उसमें हमेशा चलती रहती हैं। इन तीन क्रियाओं को अर्थव्यवस्था की हम क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन, जीवन रेखा, जीवन रेखा। यानी किसी न किसी अर्थव्यवस्था में ये तीनों क्रियाएं चलती रहती हैं। अगर जो है इनमें से कोई भी अगर एक क्रिया रुक जाती है तो पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। जैसे सपोज कीजिए कि अगर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन न हो, जब उसका उत्पादन नहीं होगा तो क्या हम वस्तुओं सेवाओं का उपभोग कर पाएंगे? हम उस पर व्यय कर पाएंगे? जब हम किसी वस्तु पे उपभोग व्यय कर ही नहीं पाएंगे, हम कोई चीज खरीद ही नहीं पाएंगे, तो हमारा जीवन कैसा होगा? दूसरा चीज, वस्तु सेवाओं का जब उत्पादन होता है तो जो उसमें साधन लगे रहते हैं, जो साधन उसमें अपना योगदान देते हैं, उन्हें आय की प्राप्ति होती है। जब उन्हें आय की प्राप्ति होती है तभी वो क्या करते हैं? वस्तुओं सेवाओं पर अपना व्यय करते हैं। यानी उत्पादन नहीं होगा तो आय का सृजन भी नहीं होगा। जब आय का सृजन नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को खरीद नहीं पाएंगे, यानी हम व्यय नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? सपोज कि गेहूं का उत्पादन नहीं हुआ, चावल का उत्पादन नहीं हुआ, किसी भी चीज का अगर उत्पादन नहीं हुआ तो हमारा जीवन कैसा होगा? तो बिना इन क्रियाओं के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सपोज कीजिए अगर हमारे पास आय नहीं है तो क्या हम व्यय कर पाएंगे? कोई सामान खरीद पाएंगे? जब हम व्यय ही नहीं करेंगे, किसी सामान पे व्यय ही नहीं करेंगे, किसी भी सामान का उत्पादन होगा? नहीं होगा। यानी इनमें से किसी भी क्रिया को अगर रोक दिया जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। सपोज कीजिए कि पूरी अर्थव्यवस्था में जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो व्यय करना छोड़ दे, कोई सामान लोग खरीदे ही ना, तो क्या उत्पादन होगा? जब लोग मोबाइल को नहीं खरीदेंगे, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, बाइक नहीं खरीदेंगे, यानी कुछ भी उपभोग व्यय नहीं करेंगे, तो यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन होगा? नहीं होगा। लोग नहीं करेंगे उत्पादन। जो है देख रहे हैं कि जो लोग खरीद ही नहीं रहे हमारे सामान को, तो बना के क्या करूंगा? तो ऐसी स्थिति में जो है कंपनी बंद होगी, श्रमिकों की छटनी होगी, मजदूरों की छटनी होगी, कर्मचारियों की छटनी हो जाएगी। जब लोगों की छटनी हो जाएगी तो आय का जरिया भी समाप्त हो जाएगा। जब आय नहीं होगा तो हम व्यय क्या करेंगे? पूरी चीज चौपट हो जाएगी। इसमें से अगर जो है जो तीन क्रियाएं हैं, इन तीनों क्रियाओं में से अगर हम किसी भी क्रिया को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो तीन क्रियाएं हैं कभी रुकती नहीं है, ये हमेशा चलती रहती हैं, और इन्हीं तीन क्रियाओं को बोलते हैं अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन, जीवन रेखा इसको बोलते हैं। और ये तीनों क्रियाएं जो उत्पादन, आय और व्यय,
ये जो तीनों क्रियाएं होती हैं ये प्रवाह का उदाहरण है। आप पढ़े होंगे स्टॉक और प्रवाह पढ़े होंगे। स्टॉक जिसकी माप जो समय की एक निश्चित बिंदु पर की जाती है, वही जो प्रवाह होता है समय की एक अवधि में की जाती है, पीरियड ऑफ टाइम में की जाती है। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, आय का सृजन और व्यय, यानी उत्पादन, आय और व्यय, ये तीन क्रियाएं जो है कभी रुकती नहीं, चलती रहती हैं। इन्हीं तीनों क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? वास्तव में ये क्रियाएं अर्थव्यवस्था की क्या होती हैं? जीवन रेखा होती हैं, लाइफ लाइन होती हैं। क्या होती हैं? जीवन रेखा, लाइफ लाइन होती है, लाइफ लाइन होती है। इन क्रियाओं के बिना अर्थव्यवस्था की अवधारणा का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी अगर ये क्रियाएं नहीं है तो अर्थव्यवस्था भी नहीं है। इन क्रियाओं के आरंभ व अंत की खोज करना कठिन है। ये जो तीन क्रियाएं हैं, उत्पादन, आय का सृजन और व्यय। अब इसमें से जो है कौन सी क्रिया जो है पहले हुई है, कौन सी क्रिया बाद में हुई है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि उत्पादन पहले हुआ होगा, आय बाद में हुआ होगा, व्यय सबसे पहले अंत में हुआ होगा। ये जो आर्थिक क्रिया होती है, ये जो आय का जो चक्री प्रवाह है, जिसमें जो तीन क्रियाएं कभी नहीं रुकती, उत्पादन, आय और व्यय, इनमें से कोई भी जो है क्रिया जो है पहले या अंत में हो सकती है। हम ये नहीं कर सकते कि आरंभ जो है उत्पादन से हुआ है, आरंभ व्यय से भी हो सकता है, आय से भी हो सकता है, उत्पादन से भी हो सकता है। हम ये नहीं कर सकते कि अंत उत्पादन पे होगा, व्यय पे अंत होगा, आय पे अंत होगा, कहीं से भी अंत हो सकता है। जैसे मान लेते हैं पहले उत्पादन हुआ होगा, उत्पादन के साधनों को जो है अपना योगदान देने के क्रम में उनको आय की प्राप्ति हुई होगी। जब आय की प्राप्ति हुई होगी तो व्यय हुआ होगा। जब व्यय हुआ होगा तो इससे वस्तुओं सेवाओं की डिमांड बढ़ी होगी, तो फिर उसका क्या हुआ होगा? उत्पादन हुआ होगा। यानी अगर हम इसको मान लेते हैं कि उत्पादन क्या है? प्रारंभ है। तो जो प्रारंभ है, हो सकता है वो अंत हो सकता है वो क्या हो? अंत हो। जैसे सपोज करो आय, लोगों के पास कुछ पैसे थे, आए थे, लोगों ने क्या किया? उस आय को क्या किया? किसी वस्तु या सेवा पे व्यय किया। जब व्यय किया तो व्यय करने से उस वस्तु सेवा की डिमांड बढ़ी, तो फिर उसका क्या बढ़ गया? उत्पादन बढ़ गया। तो यानी हम यहाँ पे मान लेते हैं, यानी प्रारंभ यहाँ से हो गया। जब यहाँ से प्रारंभ हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया? अंत हो गया। तो जो प्रारंभ है वही अंत हो गया, अंतः अस्ति प्रारंभ। सपोज करो व्यय, हम मान लेते हैं व्यय जो है, व्यय इसका आरंभ है। हमने जो वस्तुओं सेवाओं पे व्यय किया, हमारे व्यय करने से जो है अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ी, यानी हमने इसको मान लेते हैं प्रारंभ। तो हमारे जो व्यय करने से डिमांड बढ़ी, डिमांड का क्रिएशन हुआ, क्या बोलते हैं, मांग का सृजन हुआ। जब मांग का सृजन हुआ तो उस वस्तु का उत्पादन हुआ। जब उत्पादन हुआ तो साधनों को आय की प्राप्ति हुई। यानी यहां से भी हम प्रारंभ कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कौन सी क्रिया सबसे पहले हुई है या कौन सी क्रिया अंत में हुई है, हम इसके बारे में नहीं बता सकते। इन क्रियाओं के आरंभ व अंत की खोज करना कठिन है। उत्पादन, आय, व्यय एक प्रवाचर है। जैसा कि मैंने बताया, उत्पादन, आय और व्यय क्या है? ये प्रवाचर के उदाहरण है। ये एक वृत्त की भांति अस्तित्व में है, जिसका न कोई आरंभ और न कोई अंत होता है। जैसे पंखा ले लीजिए, जब पंखा चलता है तो बता सकते हैं कि पंखा में का जो कौन सा ब्लेड, कौन सी पत्ती पहले घूमती है। पंखा जब बंद होता है तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी पत्ती जो है, पंखे का कौन सा पत्ती जो है सबसे अंत में रुकती है? नहीं बता सकते हैं।
जिस तरह जो पंखे में तीनों जो है, तीनों पंखे की तीनों पत्तियां घूमती रहती हैं, इनके हम आरंभ और अंत की कल्पना नहीं कर सकते कि कौन सी पत्ती पहले चली है या कौन सी पत्ती जो है अंत में बंद हुई है, नहीं बता सकते। इसी तरह जो है अर्थव्यवस्था में ये जो 3 क्रियाएं हैं, उत्पादन, आय और व्यय, हम इनके आरंभ और अंत की को नहीं बता सकते हैं। करना मतलब इनको ज्ञात करना कठिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में उत्पादन, आय व व्यय चक्रीय प्रवाह के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब समझते हैं आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय उत्पादन, आय, व्यय की न समाप्त होने वाली क्रियाओं की प्रवाह से है। आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब ये हुआ उत्पादन, आय और व्यय के महत्वपूर्ण क्रियाओं से है। ये जो आय, उत्पादन, आय और व्यय, ये जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, इनकी प्रवाह से जो है मतलब है कि ये ऐसी क्रियाएं जो कभी समाप्त नहीं होती हैं। आय के चक्रीय प्रवाह का मतलब उत्पादन, आय और व्यय की न समाप्त होने वाली क्रियाओं की प्रवाह से है। इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, विशेषकर उत्पादक व परिवार जुड़े हुए हैं। यानी ये जो 3 गतिविधियां हैं, उत्पादन, आय और व्यय की, इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 क्षेत्र जुड़े हुए हैं, एक उत्पादक क्षेत्र और एक परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र जो है के पास जो उत्पादन के साधन होते हैं, परिवार क्षेत्र के पास जो है भूमि होती है, पूंजी होती है, श्रम होता है, साहस होता है। तो परिवार क्षेत्र के पास जो है उत्पादन के साधन होते हैं, और उत्पादक जो क्षेत्र होता है, जो उत्पादक क्षेत्र होता है, जो उत्पादक क्षेत्र होता है वह डिमांड करता है, उत्पादन के साधनों की डिमांड करता है, मांग करता है। किनसे? परिवार क्षेत्र से। यानी परिवार क्षेत्र से जो है वो उत्पादन के साधनों को परचेज करता है, खरीदता है, और बदले में जो है ये जो साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, ये जो उत्पादन प्रक्रिया में जो अपना योगदान देते हैं, इस योगदान के बदले उनको क्या मिलता है? पारिश्रमिक मिलता है। भूमि को जैसे लगान मिला, श्रमिक को उसकी मजदूरी मिली, पूंजी को ब्याज मिला और साहसी को लाभ मिला। प्रत्येक क्रिया किसी अन्य क्रिया का कारण और परिणाम दोनों है, इसको हम लोग समझते हैं। उत्पादन, आय और व्यय, करें कि प्रत्येक क्रिया जो है एक दूसरे का कारण और परिणाम है। सब कुछ करो कि उत्पादन जो है, मान लेते उत्पादन के कारण, सबसे पहले वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ, उत्पादन के कारण जो है आय का सृजन हुआ। क्या हुआ? आय का सृजन हुआ। वस्तु सेवाओं को जब उत्पादन हुआ तो उत्पादन में जो है जितने भी साधन लगे हुए हैं, साधनों को उसके बदले जो है उनके योगदान के बदले कुछ ना कुछ मिलेगा ही, है ना। जब साधनों को जो है उनकी मजदूरी मिलेगी, उनका लगान मिलेगा, उनको ब्याज मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा, तो आय का सृजन होगा। तो एक कारण हुआ और ये क्या हुआ? परिणाम हुआ। क्या हुआ? परिणाम। जब आय का सृजन हुआ, यानी आय के कारण जब आय की प्राप्ति हुई, जब आय की प्राप्ति हुई तो वो आय क्या होगा? व्यय भी होगा, खर्च भी होगा, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्पादन कारण है और इस उत्पादन के कारण आय का सृजन हुआ, तो ये क्या हो गया? परिणाम हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि आय के कारण जो आय का सृजन हुआ है, उस आय के कारण जब उस आय को व्यय किया गया, क्या किया गया? व्यय किया गया, तो ये क्या हो गया? ये परिणाम हो गया। क्योंकि आय होगी तभी ना व्यय होगा, तो आय के कारण हम क्या कर रहे हैं? व्यय कर रहे हैं। अब देख रहे हैं ये परिणाम हो गया। अब जब हम व्यय कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं? व्यय कर रहे हैं। जब हम वस्तु सेवाओं पर व्यय करते हैं तो उसकी मांग बढ़ती है, वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ती है। जब उसकी मांग बढ़ती है तो क्या होता है? वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है। यानी यहाँ पे व्यय के कारण, वस्तु सेवाओं पे जो व्यय हुआ,
हम लगातार स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन खरीदते जा रहे हैं, हम उस पर व्यय करते जा रहे हैं। जब हम व्यय कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि केवल हम ही व्यय कर रहे हैं, लोग हमसे भी प्रेरित होंगे, यदि उसके पास स्मार्टफोन है तो हम भी ले लेते हैं, उसके पास है तो हम भी ले लेते हैं। यानी जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हमसे दूसरे लोग भी मोटिवेटेड होते हैं, वो भी प्रेरित होते हैं, वो भी डिमांड करते हैं कि नहीं हमें भी चाहिए। तो जब हमने यहाँ पे व्यय किया तो उस व्यय के कारण जो वस्तु सेवाओं की डिमांड फिर बढ़ गई, यानी फिर क्या हुआ, उत्पादन हुआ। इस व्यय के कारण उत्पादन हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो व्यय परिणाम था, जो व्यय कारण था, है ना, अब इसके कारण जो है उत्पादन क्या हुआ, उत्पादन हुआ, यानी ये क्या हो गया, ये परिणाम हो गया। व्यय के कारण उत्पादन हुआ, तो यानी जो कारण है वही परिणाम भी हो जाता है ना, या जो परिणाम है वो कारण भी हो सकता है। ये चीज यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया किसी अन्य क्रिया का कारण और परिणाम दोनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन क्षेत्र में उत्पादन द्वारा परिवार के लिए आय का सृजन होता है। उत्पादन क्षेत्र में जो है वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है, और उत्पादन में जितने भी साधन लगे होते हैं, जो अपना योगदान देते हैं, जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उस योगदान के बदले उनको जो है कुछ पारिश्रमिक मिलता है, यानी आय की प्राप्ति होती है। परिवार क्षेत्र द्वारा उपभोग व्यय और अधिक मांग का सृजन होता है, यानी परिवार क्षेत्र जब उपभोग व्यय करता है, जब वो व्यय करेगा तो वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ेगी, उसका सृजन होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया मांग का सृजन होता है, यानी उत्पादन प्रेरित होता है। अर्थात उत्पादन, आय सृजन व व्यय तीनों एक दूसरे का पीछा करते हैं। ठीक उस प्रकार जिस तरह तीन बिंदु वृत्त में घूमते रहते हैं। सपोज कीजिए हमारा वृत्त है, ये यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, समझ के ये वृत्त चल रहा है, ऐसे वृत्त घूम रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला पॉइंट जो है इसका पीछा कर रहा है, ये वाला इसका पीछा कर रहा है, ये वाला इसका पीछा कर रहा है, और ये इसका कर रहा है, और ये इसका पीछा कर रहा है, यानी इस तरह जो है ना। तो जिस तरह वृत्त में जो है कई बिंदु एक दूसरे का पीछा करते हैं, उसी तरह अर्थव्यवस्था में जो तीन क्रियाएं होती हैं, उत्पादन, आय और व्यय, ये तीनों एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। ये तीनों जो है कारण और परिणाम हो सकते हैं, और ये तीनों ही अर्थव्यवस्था की जान होती है, लाइफ लाइन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्री प्रवाह की तीनों अवस्थाएं होती हैं। चक्री प्रवाह की तीन अवस्थाएं होती हैं: उत्पादन की अवस्था, आय सृजन की अवस्था और व्यय की अवस्था। यानी उत्पादन की तीन अवस्थाएं, चक्री प्रवाह की तीन अवस्थाएं, चक्री प्रवाह की तीन अवस्था, उत्पादन, आय और व्यय। आइए हम तीनों अवस्थाओं को एक बार पुनः समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको। चक्री प्रवाह की अवस्था। चक्री प्रवाह की अवस्था पहली है उत्पादन की अवस्था, हम इसको लोग समझते हैं। दिखाई दे रहा है आपको। उत्पादन क्षेत्र परिवार क्षेत्र से उत्पादन के साधनों को खरीदकर तथा गैर साधनों के साथ वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है। जो उत्पादन क्षेत्र होता है परिवार क्षेत्र से जो है ये उत्पादन के साधनों को खरीदता है। वो परिवार क्षेत्र से जो है खरीदता है कि हमको जो है मजदूर दे दीजिए, हमको श्रमिक दे दीजिए, हमको पूंजी दे दीजिए, हमको भूमि दे दीजिए उत्पादन के लिए। तो कहीं ना कहीं जो उत्पादक क्षेत्र है इसे जरूरत पड़ती है उत्पादन के साधनों की, और साधन होते हैं परिवार क्षेत्र के पास। तो उत्पादन जो क्षेत्र है
ये परिवार क्षेत्र से जो है उत्पादन के साधनों को खरीद कर जो है और उसके साथ कुछ गैर साधनों जैसे कच्चे माल को लेकर जो है कच्चे माल की सहायता से वो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। हमारी इच्छाएं असीम है, अनंत है। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और हमारी इच्छाओं को की पूर्ति के लिए जो है मानव हमेशा जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता रहता है। मानवीय आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं होता, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया का अंत नहीं होता। हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, इसका कोई अंत नहीं है, यानी हमारी इच्छाएं अनंत है, असीम है। कभी एक दौर था जब हमारे पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, इच्छा थी कि एक साइकिल हो जाए। जब साइकिल हो गई तो एक नई इच्छा ने जन्म लिया कि नहीं, हमारे पास एक बाइक होनी चाहिए। फिर हमने बाइक खरीद लिया। बाइक आने के बाद लगा कि नहीं, अब हमारे पास तो एक 4 व्हीलर होना चाहिए था, तो हमने 4 व्हीलर भी खरीद लिया। आज 4 व्हीलर है तो कल हो सकता है कुछ और इच्छा आ जाए कि नहीं, अब हमारे पास 4 व्हीलर नहीं, कुछ एरोप्लेन होना चाहिए। कभी हमारे पास सादी मोबाइल हुआ करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो फोन आता है वो हुआ करता था, तो लगता था कि नहीं हमारे पास रंगीन फोन होना चाहिए। रंगीन फोन आ गया, फिर लगता था नहीं एंड्रॉयड फोन होना चाहिए था, स्मार्टफोन होना चाहिए था, वो भी आ गया। अब लगता है कि अब आईफोन आना चाहिए। मतलब कि हमारी इच्छाएं जो बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, इसका कोई अंत नहीं है। जब हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, हमारी आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, तो इसी तरह उत्पादन का भी कोई अंत नहीं है। हमारी आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहेंगी जब तक हमारी आवश्यकताएं जिंदा है, जब तक हमारी इच्छाएं जिंदा है, तब तक उत्पादन भी जिंदा रहेगा। और जब उत्पादन जिंदा है तो अर्थव्यवस्था भी जीवित रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि उत्पादन, आय और व्यय की जो प्रक्रिया है, ये अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन होती है, जीवन रेखा होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिखाई दे रहा होगा आपको। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आय सृजन की अवस्था। परिवार क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र से अपनी उत्पादन साधनों के बदले आय प्राप्त करता है। चक्री प्रवाह की अवस्था 2 में आय का सृजन होता है, जो कि अवस्था 1 में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन का परिणाम होता है। आय के चक्री प्रवाह की जो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था में वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है और चक्री प्रवाह की जो द्वितीय अवस्था है, इसमें आय का सृजन होता है। उत्पादन की वे सभी साधन जो चक्री प्रवाह की प्रथम अवस्था में अपना योगदान देते हैं, उत्पादन में अपना योगदान देते हैं, उनको जो है आय की प्राप्ति होती है। किस अवस्था में? चक्री प्रवाह की द्वितीय अवस्था में, जिसको हम बोलते हैं आय सृजन की अवस्था। आय सृजन की अवस्था में जो है उत्पादन के साधनों को आय की प्राप्ति होती है, यानी परिवार क्षेत्र को आय की प्राप्ति होती है। और ये जो आय की प्राप्ति हमें हो रही है, किसके कारण हो रही है? उत्पादन के कारण हो रही है। वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है, उसके कारण जो है उत्पादन के साधनों को आय की प्राप्ति होती है। अभी मैं यहाँ की सेवाओं का उत्पादन कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हमारी एक सेवा है और इस सेवा के बदले जो है हमें जो आय की प्राप्ति होगी सरकार के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से, जो मैं यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, तो उस सेवाओं को बदले जो मुझे मिलेगा वही हमारी क्या होगी? आय होगी। व्यय की अवस्था। तो व्यय की अवस्था में हम क्या करेंगे? व्यय करेंगे। आय कहाँ जाती है? वह अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को खर्च करने के लिए इनका खर्च किया जाता है। जो आय होती है, चक्री प्रवाह की द्वितीय अवस्था में जो आय जनरेट होती है, जिस आय का निर्माण होता है, वो आय जो है चक्री प्रवाह की तृतीय अवस्था में यानी व्यय की अवस्था में वो आय क्या होती है? व्यय हो जाती है। जब परिवार अंतिम वस्तुओं पर खर्च करता है तब उपभोग व्यय होता है। क्या होता है? उपभोग व्यय। यहाँ पे 2 चीजें हैं, उपभोग व्यय, उपभोग व्यय, और एक होता है निवेश व्यय। क्या होता है? निवेश व्यय।
उपभोग व्यय और निवेश व्यय दो तरह के व्यय होते हैं। उपभोग व्यय अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, उपभोग की पर्पज से किया जाता है, और जब इसका एक बार उपभोग कर लिया जाता है तो हम इसे बेच नहीं सकते, हम इसे बेचते नहीं हैं या हम अपने लिए इसको खरीदते हैं। अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा जो है ये उपभोग व्यय किया जाता है, जिसके मूल्य में वृद्धि की संभावना नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं निवेश व्यय की, तो निवेश व्यय से जो है एक जो हमें भविष्य में जो है एक लाभ की उम्मीद बनी रहती है, एक प्रत्याशा बनी रहती है कि हमने निवेश किया हुआ है, इसके बदले जो हमें कुछ और मिलेगा। जैसे सपोज करो ये जो डिजिटल बोर्ड हमने खरीदा है, इस डिजिटल बोर्ड को हमने मनोरंजन के पर्पज से खरीदा है कि नहीं, डिजिटल बोर्ड हमने खरीदा है, इस पर मैं अच्छे मूवी देखूंगा, गाने देखूंगा, क्रिकेट मैच देखूंगा, आईपीएल का मैच देखूंगा। अगर मनोरंजन के पर्पज से जो है इस डिजिटल बोर्ड को मैंने अपने लिए खरीदा है, तो ये हमारा क्या होगा? उपभोग व्यय होगा। क्या होगा? उपभोग व्यय होगा। लेकिन जो है इसी डिजिटल बोर्ड को मैंने जो है मनोरंजन के पर्पज से नहीं खरीदा है, बल्कि इस पर्पज से खरीदा है कि इस डिजिटल बोर्ड पे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे मैं उनसे फीस लूंगा। यानी यहाँ से मैं पूंजी निर्माण कर रहा हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन के पर्पज से जब मैं इस डिजिटल बोर्ड में निवेश कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा ये जो व्यय होगा क्या हो जाएगा? निवेश व्यय हो जाएगा। एक परिवार जब फ्रिज खरीदता है अपने लिए, जब अपने परिवार के लिए, तो वो उपभोग व्यय होता है। लेकिन वही फ्रिज जब एक उत्पादक द्वारा, एक विक्रेता द्वारा खरीदा जाता है कि इस फ्रिज में जो है ठंडा कोका कोला, माउंटेन ड्यू रखूंगा, ठंडा करूंगा और लोगों को बेचूंगा, 4 पैसे मिलेंगे, तब वही फ्रिज क्या हो जाता है? निवेश व्यय हो जाता है, उत्पादक पूंजीगत वस्तु हो जाती है। तो दो तरह के निवेश होते हैं, एक उपभोग व्यय और एक निवेश व्यय होता है। डेली आए दिन जो है हम वस्तुओं सेवाओं पे जो व्यय करते हैं वो हमारा उपभोग व्यय हो जाता है। लेकिन उसमें से जो कुछ पैसे बचा के हम बैंक में जमा कर देते हैं कि भविष्य में से मुझे ब्याज मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो बैंक पे जमा किया गया वो पैसा जो हमने निवेश के पर्पज से जमा किया वो निवेश व्यय हो जाएगा। यानी अगर पूंजी का निर्माण हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, तो निवेश व्यय होगा, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा? उपभोग व्यय होगा। ये चीज यहाँ पे लिखा गया है, जब उत्पादक अंतिम वस्तुएं करता है तो तब निवेश व्यय होता है। अच्छा, जब उत्पादक अंतिम वस्तुओं का निर्माण करता है तब वो निवेश, मतलब निवेश के पर्पज से निवेश व्यय होता है। इस प्रकार अवस्था 3 में आय का व्यय होता है, जो कि अवस्था 2 का आय सृजन का परिणाम होता है। तो उत्पादन की प्रथम अवस्था जिसको बोलते हैं उत्पादन की अवस्था, जहां पे वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है। आय के चक्रीय प्रवाह की जो दूसरी अवस्था जिसको बोलते हैं आय सृजन की अवस्था, यहाँ पे आय का निर्माण होता है। और उत्पादन की जो तृतीय अवस्था, आय के चक्रीय प्रवाह की जो तृतीय अवस्था है, यहाँ पे व्यय होता है जिसको बोलते हैं व्यय की अवस्था। तो ये रहा आय के चक्रीय प्रवाह की 3 मुख्य जो है अवस्थाएं, उत्पादन की अवस्था, आय सृजन की अवस्था और व्यय की अवस्था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।